अब शांत हो जाओ सब। स्पेक्ट्रम के बारे में हमने एक चीज बताई थी, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है और इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग का कंफर्म है आएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में हमने एक चीज बताया था कि जितनी भी तरंगे होती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं, उन सब का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। एक आध स्पेक्ट्रम हमने एग्जांपल भी दिए थे, जैसे इंद्रधनुष क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक पैटर्न है क्योंकि उसमें अलग अलग ऊर्जाओं की तरंगे रहती हैं। ठीक है, 7 कलर जानते हो ना, 7 रंग, तो प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों का अपना एक पैटर्न जब बन जाता है, पीछे बात कर रही है, अपना एक पैटर्न बन जाता है तो उसी पैटर्न को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हर चीज का, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसमें ऊर्जा है, उन सब की ऊर्जा तरंगों के रूप में ही रहती है। तो उन सारी तरंगों का क्या होगा, अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पैटर्न होता है। अगर कहीं पर हम उसको ड्रॉ करें या कहीं उसको बनाएं तो एक स्पेक्ट्रम के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो नील्स बोर ने, ध्यान से सुनो, नील्स बोर ने क्या किया कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, उसका एक स्पेक्ट्रम बनाया या एक स्पेक्ट्रम देखा, बनाया नहीं, एक स्पेक्ट्रम देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया। ठीक है, ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि एक कोई परमाणु है, स्पेक्ट्रम, परमाणुओं के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं परमाणु के अंदर, वो कैसे बनते हैं उस चीज को ध्यान से सुनो। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है और इस परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाए, इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी कहीं से भी किसी भी फॉर्म में मिल जाए, अरे ऊर्जा के तो बहुत सारे रूप होते हैं, ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा के तो बहुत सारे रूप हैं। किसी भी तरह इसको ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, किसी को भी अगर इस तरह से ऊर्जा मिल जाए तो वो अपनी कौन सी ऊर्जा बढ़ाता है, गतिज ऊर्जा ही बढ़ाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ा करके ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अगर मान लो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, पहली कक्षा है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अगर मिल रही है तो वो क्या होगा, यहां से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और ऊर्जा मिल गई और उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और ऊर्जा मिल गई तो और उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सिंपल सी बात है, अगर किसी को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाए, जैसे हम यहाँ पर टीचर हैं, ठीक है, हम यहाँ पर अध्यापक हैं, हमको एक बड़ा पद और ज्यादा मिल जाए, मान लो प्रधानाचार्य बन गए, मान लो, ठीक, तो हमको भी एक केबिन मिल जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चलेगा कि नहीं, और ज्यादा पावर मिल जाएगी कि नहीं, बखिया उधेड़ के रख देंगे तुम लोगों की कि नहीं, जीना आराम कर देंगे तुम लोगों का कि नहीं। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, सोचने वाली ही बात है, लेकिन खुद बताओ क्या संभाल पाएंगे हम, अभी उस योग्य हैं? नहीं ना है। एक दिन के लिए बना भी दिया जाए तो अगले दिन छोड़ छाड़ के सब आ जाएंगे यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ाने लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, इलेक्ट्रॉनों के साथ भी यही होता है। मान लो इन्हें कहीं से ऊर्जा मिल गई, इन्हें कहीं से ऊर्जा मिल गई, अब ऊर्जा अगर इनको मिल जा रही है तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गए, लेकिन फाइनली इन्हें आना कहां है, निम्न ऊर्जा स्तर में ही आना है। तो जितनी ऊर्जा ये अवशोषित किए थे, ठीक है, उतनी ही ऊर्जा ये क्या करेंगे, अब उत्सर्जित करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? उतनी ही ऊर्जा अब ये, मान लो उच्च ऊर्जा स्तर में गए कहीं से एनर्जी पा करके, और उसके बाद जब ये नीचे आए तो उतनी ही ऊर्जा ये अब उत्सर्जित करेंगे। और इसी ऊर्जा, यही जो ऊर्जाएं होती हैं, खूब सारी ऊर्जा निकलेगी, उसी का एक पैटर्न जो बन करके आता है वही क्या कहलाएगा, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखना हो तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म लगाते हैं कि नहीं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखना हो तो प्रिज्म के थ्रू देख सकते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन का भी मान लो स्पेक्ट्रम देखना हो तो प्रिज्म के थ्रू ही देखा गया था। ठीक है, ऊर्जा निकल रही थी, अब उसमें कितनी सारी ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन है ये देखने के लिए क्या किया गया था, एक प्रिज्म लगा दिया गया था, और प्रिज्म से हमें कई सारी लाइंस यहाँ पर देखने को मिली, और उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक ट्यूब लिया था, ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु लिए थे,
और उस ट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा पहला जो इस चैप्टर में पहला टॉपिक था कैथोड किरणें, वो वाला एक्सपेरिमेंट याद है ना, कि उसमें क्या किए थे, वैक्यूम क्रिएट करके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर निर्वात पंप के अंदर कई सारी अक्रिय गैसें भर करके विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। विद्युत धारा मतलब बहुत हाई वोल्टेज की करंट उसमें दी गई थी। समझ में आ रही बात कि नहीं? वैसा ही कुछ काम किया गया था कि हाइड्रोजन को लिया गया था एक ट्यूब के अंदर और बहुत हाई वोल्टेज की उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब दी गई तो हुआ क्या, यही ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, यही स्पेक्ट्रम देखने को मिला। अब वो स्पेक्ट्रम था क्या देख लेते हैं। ठीक, अब ये अब मान लीजिए पहला ऊर्जा का स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा का स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा का स्तर है। कोई समस्या किसी को? ठीक, अब इस ऊर्जा स्तर को समझने के लिए, पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने के लिए हम इन ऊर्जा स्तरों को बनाएंगे कैसे? ठीक, जैसे कुछ बुक्स में क्या है कि ऐसे गोल गोल ही ऊर्जा स्तर बना दिया है। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, पता चल ही गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो। चालू है ना ये तुम्हारी तरह, तुम भी वो चालू हो। ध्यान से सुनो, सीधी लाइन है, सीधी है, चलो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये क्या कर रहे हैं। अगर हो दिमाग तब तो आए दिमाग में, पढ़ रहे हो या सुन रहे हो जान रहे हो तब तो कुछ समझ में आए। ये हम वही कक्षाएं बना रहे हैं, वो जो परमाणु की कक्षाएं होती है ना, ये उन्हीं कक्षाओं को बना रहे हैं। फिर दिमाग में एक सवाल आएगा, अगर समझ में आ रहा होता तो, जब समझ में आएगा ही नहीं तो सवाल भी नहीं आएगा। बोलते ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी चिंता मुक्त। पढ़ोगे ही नहीं तो कंफ्यूज रहोगे नहीं, निश्चिंत रहोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बता, देखो ये क्या है, ये वो कक्षाएं हैं। अब कहोगे कि सर जी कहाँ ऐसे ऐसे बना दिए हैं? अरे समझने के लिए बनाए हैं। और भाई धरती भी तो गोल है, लेकिन यहां से गोरखपुर जाते हो तो ऐसे नहीं जाते हो, सीधे जाते हो कि नहीं। एक छोटा सा हिस्सा लो अगर इसका, तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, कक्षाओं का अगर हम छोटा सा हिस्सा लें इतना समझने के लिए, तो सीधी रेखा दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, यह कक्षा है, यह है आपका n = 1, यह है पहली कक्षा। कोई समस्या किसी को? यह है n = 2। दूसरी कक्षा, कोई समस्या किसी को? n = 3 4। अब ये क्या होगा, पढ़ गए थे क्या? पहले से तैयार है। n = वाह, ऐसे चलता जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि सर जी आप अभी हेडिंग डाले थे यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या हेडिंग डाले थे? और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन में कितनी कक्षाएं होती हैं टोटल? कितनी होती हैं? हाइड्रोजन में कितनी कक्षाएं होती हैं? अब मैजिक, अभी इधर कैमरा है नहीं तो दिखाते हैं अभी हम। हाइड्रोजन में कितनी कक्षाएं होती हैं? अपने आप हो गया कि नहीं? ठीक है, यही मैजिक है। हाइड्रोजन में कितनी कक्षाएं होती हैं? देखो किसी भी परमाणु में अगर पूछा जाए कि कितनी कक्षाएं होती हैं, तो आप कहेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट शेल्स, मतलब अनंत कक्षाएं होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितनी कक्षाएं होती हैं? अनंत कक्षाएं होती हैं। हम उसी कक्षा को कंसीडर करते हैं जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन में एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाएं कितनी भी हो सकती हैं। कक्षाएं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज होती है, वो तो एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है। सचिन भाऊ, घर से अगर यहां पर आ रहे हो और मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कोई रास्ते में मिला था, तुम्हारा जवाब क्या होगा? अगर कोई ना मिला हो तो क्या कहोगे? कोई नहीं मिला था। लेकिन मिले तो हजारों लोग थे, मिले तो बहुत सारे लोग होंगे ना। लेकिन वहीं अगर रास्ते में ऋषि पांडे, ऋषि यादव, ठीक है, ऋषि मिल गया और बोले और सचिन क्या हाल है, और फिर तुम आए यहाँ और हमने पूछा कि कोई मिला था, तो कहोगे हाँ ऋषि मिला था। लेकिन खाली ऋषि मिला था? मिले तो कितने लोग थे? बहुत सारे। कंसीडर किसको किए? जिसको जानते हो। तो उस कक्षा में जिसको जानते हो कि हाँ इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसको कंसीडर करो, बाकी को कंसीडर
नहीं करना है कि बाकी कक्षाएं हैं कि नहीं। अगर वही इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी कक्षा में चला गया तो 2 कक्षाएं हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं होती हैं? अनंत कक्षाएं होती हैं। इनफाइनाइट शेल्स, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर होते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई समस्या? बहुत तुम्हें समस्या? तुम्हें बगल वाले, अरे देखो तो इधर, कोई समस्या नहीं है। अनंत कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब यहां से सतीश बाबू ध्यान से सुनो इधर। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, मतलब इनफाइनाइट में चला गया, एकदम फ्री हो गया है, उसके ऊपर नाभिक का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली उसको आना कहां है? निम्न ऊर्जा स्तर में ही आना है कि नहीं? ठीक है। अंततोगत्वा आदमी जहां से जाता है वहीं आता है। यहां से भी कई लोग जो है चंडीगढ़ दुबई कमाते जाते होंगे, लेकिन 40-45 साल बाद यहीं आते हैं, कहीं दुकान छोटा मोटा खोल लेते हैं कि नहीं, फिर आके कहते हैं 17 साल दुबई रहे, बोलते हैं कि नहीं बाबू? अब अनंत से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहली कक्षा में आया, ठीक। अरे भाई कलरफुल चाह करना, बता देना उसमें दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, नहीं तो कुछ रंग मान लो दिखबे ना करे। बैगनी बनाएंगे, इसके पीछे जो है, ठीक दिख रहा है ना, पहली कक्षा में आ रहा है। 7वीं से कहां आ रहा है? पहली कक्षा में आ रहा है। 6वीं से, एक तो 0 लग रहा है, 6वीं से कहां आ रहा है? पहली कक्षा में। 5वीं से, बहुत तेज हो गए हो तुम लोग आजकल। 3री से, 2री से, मतलब कहीं से भी आ रहा हो, अगर पहली कक्षा में आ रहा है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित किया होगा कि नहीं? तो उस ऊर्जा के उत्सर्जन को, मतलब उसकी जो तरंगे हैं, उस ऊर्जा के उत्सर्जन से जो प्राप्त तरंगे हैं, उनसे जो एक पैटर्न बनता है, उसको नाम क्या दिया जाता है? जो सीरीज बनती है उसको नाम देते हैं, शिवशंकर तेजी से बोल दो जरा, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी, ठीक है। लाइमन सीरीज मतलब इससे जो तरंगे निकल रही हैं, जितनी ऊर्जा की तरंगे निकल रही हैं, उन तरंगों का जो पैटर्न बनाया गया, वो पैटर्न क्या क्या बोला गया उसको? लाइमन सीरीज। अच्छा, और उसकी जब आवृत्ति नापी गई या तरंग दैर्घ्य जब नापी गई तो किसके बराबर आ रही थी? पराबैंगनी किरणों के बराबर आती। पराबैंगनी किरणों का नाम सुने हो कि नहीं? अरे सुने हो कि नहीं? अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, जिनकी ऊर्जा बहुत, पहले बोले थे इशारों पर नहीं जाना है, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। पराबैंगनी किरणें जलाकर राख कर देंगी, ठीक। तो यहां पर लिख देते हैं, ये नीचे आ रहा है ना, अगर मैं यहां पर यूवी रीजन लिख दूं, एक तो मेरा यू और वी एक ही जैसा लगता है, यूवी रीजन मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट रेंज में पराबैंगनी किरणों मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो, प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो। कोई समस्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक। इसीलिए इसको बैगनीज बनाए थे, देखिए दिमाग। अब मान लो कहीं से भी आ रहा हो इलेक्ट्रॉन, किस कक्षा में आ रहा हो? अरे पहली में आ गया है, आप किस में आ रहा हो? 2री में आ रहा हो, ठीक है। कहीं से भी आ रहा हो, 2रे में आ रहा हो, ठीक। 2री कक्षा में मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उससे कुछ ऊर्जा निकलेगी, कुछ तरंग निकलेगी, ठीक है। उस जब तरंग को नापा गया तो उसकी जो आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य थी, ये जो विजिबल लाइट होती है ना, प्रकाश, ये उसके बराबर आ रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन था वो कहीं से भी आ रहा हो, अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, ध्यान से बात सुनो मेरी, दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर आ रहा है तो उससे जो तरंगे निकल रही थी, उन तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो दृश्य तरंगे होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं। कौन सी तरंगों को देख सकते हैं? ये प्रकाश की तरंगों को ही देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों को देख सकते हो क्या? विद्युत तरंगों को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। प्रकाश की तरंगों को देख सकते हैं हम, ठीक है। और स्पष्ट रूप से प्रकाश की तरंगों को देखना हो तो हम उसको प्रिज्म से डिवाइड कर देते हैं 7 भाग में। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो इससे जो एक पैटर्न बना, इसका जो पैटर्न बना, इसका स्पेक्ट्रम जो कहलाया, जो श्रेणी बनी, मान लो यहां से आया एक हल्की से लाइन, इधर से यहां आया एक हल्की से लाइन, इधर एक हल्की से लाइन, जो हल्की हल्की लाइन बन रही थी। अच्छा कैसे होता है जो पैटर्न आपका दिखेगा वो होगा कैसा, ध्यान से यहां पर उनको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका लाइमन सीरीज है, ठीक है, तो लाइमन सीरीज बहुत ज्यादा एकदम डार्क दिखता था, पर्पल कलर का ही, उसमें कई सारी ऐसे फाइन लाइंस दिखती थी, पतली पतली लाइंस। ये लाइंस क्या दिखाती थी कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्या हुआ है, हमने पहले दिन बताया था दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक एक लाइन, एक एक फाइन लाइन, मतलब यहां से आया होगा कुछ ऊर्जा निकली होगी, इधर से इधर आएगा कुछ ऊर्जा, फाइन लाइंस। इसके बाद जो दूसरा है, ध्यान से सुनो, ये जो दूसरा है इसका जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, बामर, BALMER, बामर सीरीज। क्या नाम दिया गया, बामर सीरीज, ठीक है। एल यहां बाबू साइलेंट रहता है, ठीक है, क्या नाम है इसका, बामर सीरीज, ठीक है। जो परीक्षा में प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं वो इसी श्रेणी से ही संबंधित प्रश्न ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी वही दिया हुआ है, बामर सीरीज से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हैं वो ऐसे दिए हुए हैं, बामर सीरीज। और इससे जो तरंगे और तरंगदैर्घ्य निकल रही थी वो कैसे निकल रही थी, किसके बराबर निकल रही थी, विजिबल लाइट, यानी कि इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। विजिबल मतलब जो दृश्य तरंगे, प्रकाश की जो तरंगे हैं, विजिबल रीजन, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं, मतलब इसकी ऊर्जा इससे थोड़ी सी कम है। विजिबल जो रहता है, जो प्रकाश की तरंगे, उनसे जल जाते हो क्या, उनसे जलते नहीं ना हो, अरे प्रकाश आ रहा है जल गया क्या, नहीं, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर पराबैंगनी किरणें रहेंगी तो थोड़ा सा जल जाओगे। अब इसके बाद मान लो अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, अब किस में आएगा, इधर ध्यान दो, तीसरे में आएगा, तीसरे में ही आ रहा है ना। ये लाल उठ गया क्या, अब इस श्रृंखला को क्या नाम दिया जाएगा, पाश्चन। क्या नाम दिया जाएगा, पाश्चन, लालच लिखा, पाश्चन सीरीज। अब देखो नाम याद करने में बहुत मुश्किल होती है कि लाइमन, बामर, पाश्चन, क्योंकि ये हम लोगों के जैसे जैसे शिवशंकर, ऋषि, सचिन, मोहित, अभिषेक, विशाल, इस टाइप के नाम ये नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ, तीन ही चार तो हैं, याद कर लेंगे। और जब हमें पता रहे कि इसको याद करने से नंबर मिलना है तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। मिश्रा समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर उसे फर्क पड़े तब, जब फर्क ही नहीं पड़ना है कि नंबर मिले नहीं, चला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कल एक लोग बोले सर 40-50 नंबर की मेहनत करे तो 40 तो पा ही जाएंगे, आया है दुबे, नहीं आया। 50 की मेहनत करे तो 40 तो मिल ही जाएगा यार, तो 70 की करो 60 मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। 50 की मेहनतें क्यों करोगे। अच्छा, इससे जो तरंगे निकल रही थी, गुप्ता पूनम, इससे जो तरंगे निकल रही थी, उन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, उन तरंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति किसके बराबर आ रही थी, इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। अवरक्त किरणें भी उनको कहते हैं, पर इंफ्रारेड ज्यादा सही लग रहा है हमको। कहें कि इसी नाम से हम लोग इसको जानते हुए पहले से, इंफ्रारेड। अच्छा बताओ, ये इंफ्रारेड किरणें कितने लोगों ने देखी हैं, इंफ्रारेड किरणें, क्या यहां कहीं निकल रही हैं इंफ्रारेड किरणें। क्या नाम है तुम्हारा, जानवी, ठीक है। एक और कोई जानवी है, कौन है, ठीक, बताइए। इंफ्रारेड किरणें किसी ने देखी हैं, क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, बोरिंग, बॉडी से, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, बॉडी से निकलती हैं। इंफ्रारेड किरणें हमारे शरीर से निकल रही हैं इस समय,
हम उसे ऐसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ठीक है, इनको अगर देख लिए तो फिर कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे। विजिबल रीजन हमें दिखता है, इंफ्रारेड की ऊर्जा थोड़ी सी कम होती है इसलिए वो नहीं दिखती है। हाँ, इसको देख सकते हैं, अलग टाइप के कैमरे आते हैं, जैसे एक बार हमने बताया था कि डिस्कवरी चैनल वाले रात के समय में, ठीक है, चूहे के बिल में या सांप के बिल में वो कैमरा घुसेड़ देते डंडे में बांध करके, ठीक है, तो अंदर जो है वो चूहा दिखता नहीं है, ठीक है, क्या दिखता है, चूहे जैसी एक आकृति दिखती है, जैसे लाल पीले ऑरेंज कलर की वहां से तरंगे निकल रही होती हैं और इमेज बन रही होती है, प्रतिबिंब बन रहा होता है। देखे हो ऐसा कि नहीं? डिस्कवरी देखोगे तब तो कुछ समझ में आएगा, देखते क्या होगा ऑन कैमरा बता नहीं सकते, टीवी खोले लगा दोगे वही। महुआ चैनल आता है कि नहीं अभी? आता है? बता भी नहीं रहे हैं सब। आता है, आता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लगा दोगे वही, फिर भोजपुरी गाने देखोगे। अब सुनो ध्यान से, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, अवरक्त किरणें, उनको ऐसे नेकेड आई से हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पर हमारे शरीर से वो किरणें निकल रही हैं। उनकी खास बात ये होती है कि थोड़ी सी वार्म होती हैं, थोड़ी सी गर्म होती हैं। हमारा शरीर इसी कारण क्या होता है, 37 डिग्री तापमान हमारा रहता है। बात समझ में आती है? अच्छा, कभी सोचे हो कि जब बुखार होता है तो शरीर का तापमान हम लोग का इतना ज्यादा हो गया, ठंडी क्यों लगने लगती है? बुखार में ठंडी लगती है कि नहीं? गर्मियों में जड़ैया पकड़ लेती है कि नहीं? क्यों? वाई दिस कोलावेरिटी? बोलो, क्या तापमान में? बोलो, अगर आ रहा हो तो बोलो, नहीं आ रहा हो तो ना करो। कोई बताएगा? अरे भाई सीधी सी बात है, जब हमारा तापमान बढ़ा एटमॉस्फेयर के तापमान से, बाहर का तापमान लो 38 डिग्री है, बहुत गर्मी है, हमारा तापमान बढ़ के हो गया 40 डिग्री, 103 डिग्री बुखार हो गया, 104 डिग्री बुखार हो गया, ठीक है, तो बाहर के तापमान से हमारा तापमान ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो बाहर का तापमान हमारी तुलना में ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ठंडी तो लगेगी, इसीलिए ठंडी लगती है। बहुत आसान सा सवाल था, पर पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे पाए। हर्ष, ध्यान से सुनो, तो ये इंफ्रारेड रीजन में इससे निकलने वाली तरंगे होती हैं, अवरक्त किरणें इनको कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी चीज थोड़ी सी हीट रहती है, थोड़ी सी गर्म रहती है, हॉट रहती है, उनसे ये किरणें निकलती हैं, ठीक है। इनको ऑब्जर्व कर पाना नेकेड आई से बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए अलग से कैमरे आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत महंगे नहीं होते हैं, हाँ, पर अभी फिलहाल हम लोगों के लिए तो महंगे हैं, ठीक। अब जो प्रकाश की किरण है, गुलाबी चॉकलेट नहीं, अब यहां से जो आ रहा है किसमें आएगा? चौथे में आएगा। डबल हो गया? अब वही चेक कर रहे थे तुम लोग, बहुत अच्छे, ऐसे ध्यान से देखा करो, ठीक। सब लोग नहीं देख रहे थे, आगे के कुछ बच्चे देख रहे थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान लो कहीं से भी आ रहा हो, अनंत से आ रहा हो, किस में आ रहा है? चौथे में आ रहा है, तो इनसे जो तरंगे निकली, ठीक है, उन तरंगों का भी एक पैटर्न बना, ठीक है, उन तरंगों का भी फाइन लाइन, कई सारी लाइन दिखी, हल्की हो गई थी अब थोड़ी सी, ठीक है, उन तरंगों को, अब बीच में प्रिज्म लगाया गया था, प्रिज्म से ही वो डिवाइड होता है ना भाई, खूब सारी तरंगों का समूह है, प्रिज्म लगाने से ही अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे डिवाइड होती हैं। बाबू यहां ध्यान दो, दांत ना दिखाओ, ठीक है, किशमोहन इधर ध्यान दो। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? ब्रैकेट। लास्ट में डबल टी कर देना, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक। और इनसे जो निकलने वाली ऊर्जा थी, उसकी तरंगों की ऊर्जा, उसकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति जब नापी गई तो किसके बराबर आ रही थी? फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड से थोड़ा सा कम ऊर्जा थी, इंफ्रारेड किरणों से कम ऊर्जा थी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फार इंफ्रारेड, ठीक। अब ऊर्जा बहुत कम होती जा रही है, अब इतनी कम होती जा रही है ऊर्जा कि अब हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे, हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक कहां मानने वाले?
एक बार और देखा कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, कहां आ रहा हो, पांचवें में। अब इससे हल्की चौक नहीं है, इसी को हल्का कर देते हैं। ठीक, इससे जो किरणें निकल रही थी, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, पुंड। पी रहता है स्पेलिंग में, लेकिन पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। हर जगह पी को साइलेंट मत कर देना, ये तो मेरा नाम भी क्या हो जाएगा, अंकज। पी हटा दोगे तो ना करना, ठीक है। कृष्णमोहन, कृष्णमोहन पाल हो, सिंह हो, कौन है यहाँ पर, हरिओम पाल, तो उनका नाम क्या, कहाँ है हरिओम पाल, वो जीरा की तरह छटकता है, हरिओम आल हो जाएगा। तो पी यहाँ साइलेंट है रहेगा, ठीक है, बाकी हर जगह ना करना, ठीक है। वही लोग वैज्ञानिक लोग थे भाई। पी फुंड, पी फुंड भी कह सकते हो या फुंड बोल दो, पी साइलेंट रहता है। फुंड सीरीज, नाम समझ में आ रहा है कि नहीं, फुंड सीरीज। पी फुंड बोल दोगे तो भी हम कुछ कहने नहीं जाएंगे, पी तो लिखा ही और फुंड भी लिखा है, बात समझ में आ रही है ना। फुंड सीरीज नाम दे देते हैं। अच्छा, ये किस रीजन में आ रहा था, ये भी वही फार इंफ्रारेड, मतलब फार इंफ्रारेड से भी इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम थी। अब देखो यहां पर हम रोक देंगे, वो लोग नहीं रुके, एक और निकाले हमफ्रे वाले, ठीक है, हमफ्रे सीरीज दिखी थी, हमफ्रे, ठीक है, उस तरह से उसको प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं, लेकिन हम लोग के पाठ्यक्रम में सिर्फ वहीं तक है, पी फुंड तक या फुंड तक ही है, फुंड सीरीज तक ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक और होता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कहीं बाहर गए, शाम को दुकान पे गए और फिर किसी ने कहा कि फुंड सीरीज होती है कि नहीं होती है, फुंड के बाद कुछ होता है कि नहीं होता है, कह दो कि हमारे साहब बताए नहीं हमको, ठीक है। तो बता दे रहे हैं, एक और होता है हमफ्रे, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि पेमेंट एनसीईआरटी की मिली है। बात समझ आ रही है ना, जितनी पेमेंट उतना काम, ठीक। तो जितना एनसीईआरटी में उतना बताएंगे। एक हमफ्रे रीजन भी होता है, हमफ्रे सीरीज भी होती है, वो हम लोगों को नहीं पढ़नी है, और पढ़ा नहीं रहे हैं तो परीक्षा में भी नहीं देंगे, तो निश्चिंत रहो, ठीक। और एक और चीज से निश्चिंत रहो, वैसे भी कौन सा, मान लो अगर पढ़ भी लिए तो आ ही जाएगा तुम लोग को, क्वेश्चन अगर दे दिए परीक्षा में तो कौन सा कर ही लोगे, है कि नहीं है। देखो एक ध्यान से सुनो, अब ये पैटर्न जो आ रहा है, ठीक है, इस पैटर्न को ये तो ऑब्जर्व किया गया। अब इसके कुछ कैलकुलेशंस थे, उन कैलकुलेशंस के लिए एक फार्मूला जो है यहां पर बनाया गया, जो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखो, एक चीज ध्यान से सुनो, कभी भी हम ये प्रश्न नहीं देंगे कि एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करिए कि पूरा ये बनाओ, ये ऐसे करो वैसे करो, ये प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में, समझने के लिए ही है ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके पहले एक चीज बता देते हैं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू, तरंग पढ़ रहे हैं ना अभी, तो MC स्क्वायर का कोई मतलब है, तरंग वाला फॉर्मूला था, E बराबर H न्यू, H न्यू, और न्यू क्या होता है, C बाई लेमडा। H क्या है, नियतांक, C क्या है, नियतांक, मतलब ये कांस्टेंट है, यानी कि E बराबर हम कह सकते हैं 1/लैम्डा। किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, यानी कि जिस तरंग की ऊर्जा, ध्यान से सुनना बाबू, का नीचे ध्यान, जिस तरंग की ऊर्जा ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, और यहां पर देख लो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, हैं? जगाओगे इनको, जगाओगे, जगाओगे, हाँ, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, उड़ गए। आप कहाँ लगा रहे हो, सो रहे पहले पीरियड में। अब जूम हटाएं, अभी जूम कैसे हटेगा, ये सीधा नहीं था क्या, टेढ़ा था क्या, सीधा है। अब देखो गड़बड़ा है, तुम्हारा मुंह देखते ही गड़बड़ा गया, ठीक है, सही। अरे देखो यार, लाइन इधर उधर थोड़ी ना चली, तुम बता नहीं पा रहे कि सीधी लाइन नहीं आ रही है सर। बाबू आलोक ध्यान से सुनो, तो इससे एक चीज पता चल जा रही है सदाशिव बाबू,
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊर्जा ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी कम तरंग दैर्ध्य, और जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य उतनी कम ऊर्जा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर से आ रहा है और बहुत नीचे तक आया, यानी कि ज्यादा ऊर्जा की तरंग को बाहर निकालेगा कि नहीं? सीधी सी बात है, अगर ज्यादा ऊपर से आ रहा है, मान लो यहीं से यहां तक कूदना है, तो आदमी एक बार कूद गया, ठीक। अब मान लो बिल्डिंग से नीचे कूदना है तो चिल्लाता, ज्यादा ऊर्जा निकालता है कि नहीं निकालता है? यानी कि जितना हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाना है उतनी ज्यादा ऊर्जा वो बाहर निकालेगा, और उतनी ही कम तरंग दैर्ध्य की तरंग बाहर निकालेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि ये रेंज जितना ज्यादा होगा उस तरंग की तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो ये वाला है, यहां से दूसरे से पहले में आया, मैंने ये वाला यहीं से नीचे कूदने वाला दूसरे से पहले में आया, तो जो तरंग निकली होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम? क्या होगी? बहुत कम होगी। अब समझ रहे हो इशारे? ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या होगी? बहुत कम होगी, और तरंग दैर्ध्य बहुत। ठीक, समझ गया ना? अब धीरे धीरे दिमाग, बरसात में असल में माल मिल नहीं रहा होगा, बरसात के समय में वो पेड़ा एक तो आता है, राप्ती कॉम्प्लेक्स में मिलता है, ठीक है, भगवान नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, हमको नहीं पता कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अरे पेड़ा है, नॉर्मल पेड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब यहां पर ऊर्जा दिख रही है, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी कम तरंग दैर्ध्य, जितनी कम ऊर्जा उतनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य को निकालने का एक सूत्र यहां पर निकल करके आया, बहुत लंबा चौड़ा एक डेरिवेशन है, जिसको डेरिवेशन को पढ़ने का कोई तुक नहीं है, फिजिक्स में पढ़ोगे अगले साल, ठीक है, अगले साल है एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई नाम का पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर। देखो क्यों पढ़ा है, पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर में लगभग 25 दिन से ज्यादा का टाइम लग गया। क्यों लगा है, उसके पीछे एक कारण है। कारण यह कि क्लास 12th की फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th की फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर एज सच है, सारे के सारे टॉपिक हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़ करके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है आपका 1/लैम्डा, अच्छा 1/लैम्डा को कुछ नाम दिया जाता है क्या? लैम्डा को तो जानते हो, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, 1/लैम्डा को कुछ कहते हैं कि नहीं? याद करो बचपन के दिनों को, जब चैप्टर की शुरुआत में तरंगों के बारे में बताए थे, इसको भी कुछ कहा जाता है। ये किसका फॉर्मूला है 1/लैम्डा? हाँ, वो 1/T होता है। बहुत मार मार देंगे, कहीं हमको पता नहीं चला कौन आवृत्ति बोला है, लेकिन पता चला तो बहुत मार मार देंगे। तरंग संख्या मिश्रा देख लिए, तुरंत देखता, धकाधक पन्ना, तुरंत धकाधक पलटा। तरंग संख्या किसी भी तरह देख, टेस्ट नहीं चल रहा है कि देख नहीं सकते। तुम लोग का यही ना समस्या है, जब हम कोई चीज पूछते हैं तो कॉपी में लिखे हो तो देख के बता क्यों नहीं देते हो? यहां नहीं देखोगे, देखोगे कहां? परीक्षा में, और वो भी दूसरे कॉपी में, जहां नहीं देखना होता है वहां दूसरे कॉपी में देख करके लिखोगे और बोलोगे। अरे यहाँ कॉपी में देख के ही बताना था। उसको क्या बोलते हैं? तरंग संख्या, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है, और जो बेटा तुमने बताया है वो होता है आर, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट, आर जेड स्क्वायर। कई फॉर्मूले में जेड स्क्वायर या जेड आप नहीं देखेंगे, ठीक है। जेड क्या होता है अभी बता रहे हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। कोई समस्या? अब यहां से तरंग संख्या निकल जाएगी। तरंग संख्या मतलब ये किसका उल्टा है? तरंग दैर्ध्य का ही तो उल्टा है, रेसिप्रोकल है, 1/लैम्डा। यहां से अगर तरंग दैर्ध्य निकालना हो तो लैम्डा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आर का जो मान होता है सेंटीमीटर में होता है, आर को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। आर बराबर होता है 90677 पर सेंटीमीटर। क्या होता है? पर सेंटीमीटर, ठीक।
अगर इसको याद करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो इससे आसान एक बताते हैं, ठीक है। मीटर में, अब सामान्यतः हम लोग मीटर में ही करेंगे ना सॉल्व, ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करेंगे। तो जब मीटर में करते हैं तब इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे 10 लगाते -7 कर दो, बस हो गया पर मीटर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 10 पे घाते -7 पर मीटर। अगर एक्यूरेट निकालना हो तो पहले ये करके सेंटीमीटर में निकालो और उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। लेकिन तुम लोग एक्यूरेट निकालोगे नहीं या निकलेगा ही नहीं, या जितना आसान चाहते हो उतना आसान, तो 10⁻⁷ मीटर आर का मान रख करके हम इस सवाल को हल करेंगे। जेड क्या है? जेड है परमाणु क्रमांक। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। कोई समस्या किसी? ठीक है। हाइड्रोजन के केस में मुंह फाड़ रहा नालायक मगरमच्छ की तरह। क्या है, पहली पीरियड में तुम लोगों को इतना नींद आ रहा है, क्या करते हो ऐसा रात भर कि आते ही पहली पीरियड में जैसे कुछ ऐसा नहीं ना है? सच में नहीं ना रहते होते हो? क्यों नहीं जाते? चावल वावल खा के आते हो क्या तुरंत? चावल, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? हमको पेपर ऊपर समझते हैं क्या? तुम इस बात कर रहे हैं, देख रहे हो ना? चावल और ज्यादा खा लेते हो क्या सुबह सुबह? हाँ सर, नहीं चावल नहीं खाते हो, रात में मोबाइल चलाते हैं 1:30 से 1:45 बजे तक। अब 1:30 से 1:45 बजे तक अगर चलेगा मोबाइल, देखो दांत उन्हीं के दिख रहे हैं जो चलाते हैं। अब करने लगे सब, नहीं मेरे नहीं दिख रहे, दांत उन्हीं के दिख रहे हैं। सदाशिव बाबू लड़ो नहीं, जो रात में 1:45 2:30 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो सुबह तो पहली पीरियड में ही सो ही जाएंगे, दूसरी में नींद खुल जाती है, दूसरी में तो खुल ही जाएगी, क्योंकि बाल पकड़ के नचाया जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक। जेड है परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे बैल, एक आध तो जरूर मिल जाएंगे जो उंगलियां देखते रह जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 5 उंगली नहीं, एक हाथ देखो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। बात समझ में आ रही ना? तो Z के बराबर क्या रख दे? 1, और 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, तो तेज हो गए हो तुम लोग। आज बरसात है ना, तो आज मिला होगा नहीं, हमको लग रहा है, नहीं तो माल सुबह सुबह मिल जाता है। ठीक है, तो 1/λ बराबर आर की जगह अगर मीटर में सॉल्व करना हो, ठीक है, क्वेश्चन को 10⁻⁷ कर दो। z रखो या ना रखो, जब 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो z कई फॉर्मूला में कई जगह देखोगे कि z नहीं होता है। तभी मत कहना कि सर जी आप z जबरदस्ती घुसड़ दिए हैं, हमारी किताब में तो फॉर्मूले में z दिया ही नहीं है। यह हाइड्रोजन के केस में था। अभी हीलियम आयन का केस दे दिया जाए, हीलियम आयन का केस, तो वहां पर z बराबर क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हालांकि आपके पास आपके जो सिलेबस में है वो हाइड्रोजन वाला ही है, ठीक है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, ये n1 और n2 क्या है? n1 का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा हो वो कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा हो वो कक्षा, ठीक है। मान लो पहले में आ रहा है तो n1 बराबर 1, और n2 का मतलब जिससे आ रहा हो, नहीं अब जरूरी 8 से है, हम कहते 6 से आ रहा है, तो n2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? n2 का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, n1 का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। n1 का मतलब छोटा वाला ऊर्जा स्तर, n2 का मतलब बड़ा वाला ऊर्जा स्तर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मान लो कि गलती से n1 और n2 में कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज मत होना, वैसे भी n1 छोटा है तो उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर गलती से अगर वैल्यू गलत लिख भी दिए, मुंह आ रहा है ना इसमें, ठीक है, कई वीडियो में पेट आ गया है मेरा, ठीक नहीं आ रहा? अब ठीक, अब ध्यान से सुनो।
अब मान लो कि उल्टा कर दिया, N2 की जगह N1 कर दिए, N1 की जगह N2 कर दिए, तब क्या होगा? तब समस्या हो जाएगी कि नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। हम निकाल क्या रहे हैं? लंबाई। और लंबाई क्या है? मान लो निगेटिव में आ गई तो उसका कोई मतलब है आपका यहां पर? अरे भैया, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग की लंबाई ही तो है। अरे लैम्बडा है क्या? लैम्बडा है क्या? तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई। यहां जो भी निकालोगे हम क्या निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। और ये जो लेंथ है वो मान लो नेगेटिव में आ भी गई तो उस नेगेटिव को ऐसे कच्चे से काट के क्या कर दोगे? पॉजिटिव कर दोगे, और पता भी चल जाएगा कि हाँ गलत किए थे, N1 की जगह N2 कर दिए थे, इसीलिए गड़बड़ाया है। मान पर या वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये अच्छा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लिया गया है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लिया गया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये जितनी तरंगे वरंगे निकल रहे ना, ये एक इलेक्ट्रॉन की है, तब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा एटम ले लिया जाए, ऐसा परमाणु ले लिया जाए जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? ये एक का है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि आधे से ज्यादा लोग दिमाग में बैठा चुके होंगे, अब एक छोड़ दे परीक्षा में, ठीक है? ये वाला टॉपिक छोड़ देंगे, चाहे इसके पहले भी ऋषि भाव घुमाए कैमरा चाहे इसके पहले क्या हो, कोई टॉपिक समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन इस टॉपिक को कहेंगे बहुत टफ टॉपिक है, इसको छोड़ देंगे। लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फुंड ठीक, और एक और पता नहीं कि हम पे पता चलेगा, उसको लिखे भी नहीं। ध्यान से सुनो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये हमने बताया है। अब मान लीजिए कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यही है आस्था मिश्रा। ठीक, देखो ऋषि हो गया, ध्यान से सुनो। मान लो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन आया तो इतना सारा बवाल खड़ा किया, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, उसके बाद पहला वाला यहां से यहां पहुंच गया, दूसरा यहां से यहां पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि नहीं? इसीलिए ध्यान से सुनना, ये जो हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, ये कौन सी सीरीज पढ़ते हैं? ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है? देखो सर नहीं खड़े हैं, हाँ तब बंद कर दो। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सीरीज जो है बंद कर दो। समासा बनाए, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हम लोग को, वो पढ़ने में, उसको ऑब्जर्व करने में बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई एक ऐसा और तत्व आयन या कुछ ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो? हीलियम 1+, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? यानी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा वो हीलियम 1+ का भी स्पेक्ट्रम होगा। अरे हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तेज हो आज तेज हो, आज माल नहीं फूके हो, ठीक है? तो हीलियम 1+ में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? लेट से आई है, लेट से आई है, बाद में थोड़ा सा ढिमला भी रही थी। हीलियम 1+, अच्छा लिथियम 2+, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? एक। यानी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हीलियम 1+ का स्पेक्ट्रम, या लिथियम 2 आयन या लिथियम 2+ का स्पेक्ट्रम भी हम लोग इस तरह से करेंगे। अंतर क्या हो जाएगा? यही Z में, इसीलिए Z हमने लिख दिया है कि मान लो हीलियम 2+ दे दिया, ये वैसे पेमेंट से ज्यादा का काम हो रहा है, ठीक है? हाँ? प्रिया, प्रिया कौन है भाई? प्रिया जाओ बेटा, प्रिया सर बुलाए हैं, जाओ 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 जाओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है? ये चीज हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इस पर कल न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, ठीक है? बंद कर दो।